Hi everyone, here I am with the new video, which is the second part of our previous video, that is the end of bipolarity. पिछले पोर्शन में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज सोवियत यूनियन, और इस पोर्शन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कैसे हो जाता है। जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर की लेगेसी है, वो कैसे डिसइंटीग्रेट हो जाती है। एंड देन उसके बाद जो यूएसएसआर की लेगेसी होल्ड करता है वो कौन है? रशिया। तो डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक ऐसा रिपब्लिक या फिर एक ऐसा नेशन जो 15 रिपब्लिक्स का ग्रुप होता है, एक काउंसिल होता है, एक यूनियन होता है, आखिर वो कैसे डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें उन रीजंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बुक का जो टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज गोरबाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। अब थोड़ा गोरबाचेव के बारे में देखते हैं। मिखाइल गोरबाचेव जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं यूएसएसआर के। कब बनते हैं? 1985 में। 1985 में जनरल सेक्रेटरी। बट ये थोड़ा बाकी लीडर से डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? वो क्या चाहते हैं? लिबरलिज्म चाहते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहते हैं। ठीक, क्योंकि इन सारी चीज़ों की वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अब हम गोरबाचेव के रिफॉर्म्स देखने वाले हैं। 1985 में वो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं यूएसएसआर के। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि वो लिबरलाइजेशन चाहते हैं, वो लिबरलाइज करना चाहते हैं यूएसएसआर के सिस्टम को। वहाँ पॉलिटिकल रिफॉर्म लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म लेना चाहते हैं। ठीक है, इन सब में वो क्या होता है, वो एक टग ऑफ वॉर में फंस जाता है। टग ऑफ वॉर क्या है? क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, और ना ही कम्युनिज्म को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। वो बस ये चाहते हैं कि वो उसी सिस्टम को थोड़ा बहुत लिबरलाइज करें, जिससे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी बेसिक जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, जो बेसिक फ्रीडम है लोगों की, वो ना उनसे छिने। इतना जो सिस्टम ऑथोरिटेरियन हो गया है वो ऐसा ना हो। ठीक, तो जब वो रिफॉर्म्स की कोशिश करते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत धीरे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। जो वहाँ के लोग होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, नेटिव्स होते हैं, उनको लगता है कि रिफॉर्म बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस में हो रहा है। लेकिन उनकी पार्टी के जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं, पार्टी के कम्युनिस्ट हार्डलाइनर्स होते हैं या फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जो रिफॉर्म्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोगों से पावर शिफ्ट होकर कहाँ चले जाएगा? लोगों में चला जाएगा, और ये जो सिस्टम है, कम्युनिस्ट सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। इसी डर से उन्हीं के पार्टी के लोग क्या करते हैं, एक कूप ऑर्गेनाइज करते हैं। वो कूप कब होता है? अ कूप टुक प्लेस इन 1991, encouraged by communist party hardliners, but it was general secretary of the USSR in 1985। यूएसएसआर के जनरल सेक्रेटरी होते हैं कब? 1985। 1985 का टाइम पीरियड होता है। ही ट्राई टू लिबरलाइज द सिस्टम ऑफ यूएसएसआर। वो बाकी लीडर से बहुत डिफरेंट होते हैं, इसलिए वो रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं। किस तरीके के रिफॉर्म? इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, और बेसिक जो लोगों की फ्रीडम है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, वो लोगों को वापस करना चाहते हैं। वो कम्युनिज्म को नहीं खत्म करना चाहते हैं, ना ही वो पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, वो बस सिस्टम को थोड़ा बहुत लिबरलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, उनके इस रिफॉर्म्स का कहीं ना कहीं उनको रिस्पॉन्सिबल बताया जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से क्या हुआ, यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। कैसे, ये आगे आने वाले टॉपिक्स में, आगे आने वाले लाइंस में देखने वाले हैं। जैसे ही वो कोशिश करते हैं कि यूएसएसआर को लिबरलाइज किया जाए, वो रिफॉर्म्स ले आते हैं, वो वेस्ट के साथ रिफॉर्म्स की बात करते हैं, वो टग ऑफ वॉर में फंस जाते हैं। अब टग ऑफ वॉर क्या है? जैसे कि जैसे वो रिफॉर्म्स करते हैं ना, तो उनकी पार्टी के जो हार्डलाइनर्स है, कम्युनिस्ट हार्डलाइनर्स हैं, उनको लगता है ऐसा कि रिफॉर्म्स बहुत तेजी से हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमसे पावर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लोगों में या रिपब्लिक्स में पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये जो कम्युनिस्ट सिस्टम इतना ऑथोरिटेरियन है, वो कहीं ना कहीं उसमें भी क्या होंगे, रिफॉर्म्स आने लगेंगे, लोग आवाज उठाने लगेंगे। ये कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट लोगों को डर होता है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, गोरबाचेव के अगेंस्ट में एक कूप ऑर्गेनाइज करते हैं। कूप कब होता है? 1991 में। इनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स, बट इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट। ये एक टोटल फेलियर होता है, क्योंकि जो कूप होता है वो 1991 में एनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, फिर से अपनी पावर को रीस्टोर करने की कोशिश करते हैं। ये कूप जो होता है वो टोटल फेलियर होता है। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिस्ट हार्डलाइनर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि फिर से लोगों को क्या किया जाए, फिर से जो पहले वाली सिचुएशन थी, एक ऑथोरिटेरियन और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, उसको फिर से क्या किया जाए, रिस्टोर किया जाए। ठीक है, इसकी वजह से वो क्या होता है,
लेकिन अब सिचुएशन ऐसी होती है कि लोग वहाँ के फ्रीडम क्या कर चुके होते हैं, टेस्ट कर चुके हैं। इवन बुक में भी क्लियरली दिया हुआ है कि द पीपल टेस्टेड फ्रीडम वंस, दैट्स वाई दे डोंट वांट टू रिस्टोर द प्रीवियस सिस्टम। वो नहीं चाहते थे कि फिर से क्या हो, कम्युनिस्ट सिस्टम दोबारा से वापस आए। वो फ्री फ्री होना चाहते थे, फ्रीडम में रहना चाहते थे वो। वे इवन एक रीजन ये भी है डिसइंटीग्रेशन के कि कहीं ना कहीं वेस्ट, जिससे एक बड़ा कंपैरिजन होता था। मतलब वहां से कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में और बाकी सारी चीजों में, डेवलपमेंट में वो लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे। ये भी एक रीजन क्या है, डिसइंटीग्रेशन का एक रीजन। बुक में देखेंगे, Mikhail Gorbachev, who had become General Secretary of Communist Party of the Soviet Union in 1985, sought to reform the system. Reforms were necessary to keep the USSR abreast of the information and technological revolutions taking place in the West. अभी मैंने जो कहा कंपैरिजन वाली बात, चूंकि वेस्ट बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइज था, वहाँ पे ओनरशिप कॉमन पीपल के पास भी थी, और वहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था। और प्रोडक्शन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, चीज़ों की क्वालिटी बेटर होगी, चीज़ें जल्दी प्रोड्यूस होंगी। अगर हम उसको कम्युनिस्ट सिस्टम के साथ, उसके साथ कॉम्पीट करने की कोशिश करें तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ क्राइसिस होगा, ठीक है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाउएवर गोरबाचेव्स डिसीजन टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट and democratize and reform the Soviet Union had some other effects that neither he or nor anyone else intended or anticipated. The people in the East European countries, which were a part of the Soviet bloc, started to protest against their own governments and Soviet control, unlike in the past. बुक में ये जो पैराग्राफ है इसका ये कॉन्क्लूजन है कि कैसे गोरबाचेव के जो रिफॉर्म्स हैं उसका जो एक ऑपोजिट, कह सकते हैं कि एक ऑपोजिट इफेक्ट दिखाई देता है। क्योंकि उन्होंने लिबरलाइजेशन क्यों किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो सिस्टम है ये बना रहे, इसमें थोड़ा बहुत रिफॉर्म दिखाई दे, लेकिन सिस्टम क्या रहे, चलता रहे, कैरी ऑन करे, कंटिन्यू करे। लेकिन एक ऑपोजिट इसका या नेगेटिव इफेक्ट जो दिखाई देता है, जो किसी ने ना सोचा था ना ही इसका कोई अनुमान लगाया था, वो क्या होता है, वो रीजन बन जाता है किस चीज का, डिसइंटीग्रेशन का। कैसे, क्योंकि अब लोग लिबरलाइज हो रहे हैं तो उनको पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, कैसे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक में क्लियरली मेंशन्ड है कि वंस पीपल टेस्टेड फ्रीडम, उसके बाद वो लोग नहीं चाहते थे कि वो कम्युनिस्ट सिस्टम में क्या करें, रहे, ठीक। कूप की हमने बात की, कूप फेल हो जाता है, लोग क्या करते हैं, लोग फेल कर देते हैं उस कूप को। और उस टाइम पे एक नेशनल हीरो की तरह जो पर्सन सामने निकल के आते हैं, बोरिस येल्सिन की हम बात करने वाले हैं। बोरिस येल्सिन के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। ये बोरिस येल्सिन एमर्ज एज अ हीरो इन अपोजिंग दिस कूप। ये जो पर्सन होते हैं ये वही सेम पर्सन है जिनको गोरबाचेव ने क्या किया था, मॉस्को का मेयर बनाया था, ठीक है, मॉस्को का मेयर बनाया था। लेकिन बाद में बोरिस येल्सिन को ये रियलाइज होता है कि जो गोरबाचेव है, मिखाइल गोरबाचेव जो है, वो सिर्फ ओपननेस की बात करते हैं, बट उस तरीके से या उस स्पीड से वो क्या कर रहे हैं, मतलब चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे। मैंने अभी टग ऑफ वॉर की बात की ना, टग ऑफ वॉर मतलब वही कि जो लोग हैं उनको लग रहा है कि जो ओपननेस है या लिबरलाइजेशन है वो बहुत स्लो हो रही है। और कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्डलाइनर्स है वो भी गोरबाचेव को रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि रिफॉर्म्स जो है उसका प्रोसेस क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट है। तो ये एक टग ऑफ वॉर जिसको मैंने नाम दिया, या बुक में भी यही लिखा हुआ है। तो बोरिस येल्सिन जो है उनको भी ऐसा ही लगता है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो सही तरीके से गवर्न नहीं कर पा रहे। बोरिस येल्सिन फिर यहाँ से रशिया में इलेक्शन जीतते हैं। आप उसके बाद से फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, जिनको हम कह सकते हैं कौन, अब रशिया की बात कर रहा है, इसका मतलब कौन, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो रशिया है उसकी बात कर रहा है। 1991 से 1999 तक ये यहाँ के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं। और इसके बाद से 1999 के बाद आपको पता ही होगा, उसके बाद से व्लादिमीर पुतिन वहां पे प्रेसिडेंट है। तो बोरिस येल्सिन के बारे में इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन काफी है। वो ये वही पर्सन है जिनको गोरबाचेव ने खुद मॉस्को का मेयर बनाया था, और बाद में ये उनके अगेंस्ट में खड़े होते हैं, कूप को अपोज करते हैं। वही कूप जो कम्युनिस्ट पार्टी के हेडलाइनर्स ने किया था सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। किस सिस्टम को, कम्युनिस्ट सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, ठीक। उसको अपोज करते हैं, वहां इलेक्शन लड़ते हैं और लोगों के लिए एक हीरो की तरह सामने आते हैं, ठीक है। लोग लोग उनको हीरो की तरह समझते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनके हक के लिए लड़ाई की, उनके डेमोक्रेटाइजेशन के लिए लड़ाई की, ठीक है।
The Central Asian republics did not ask for independence and wanted to remain with the Soviet Federation. अब ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात कर रहा है कि जिनसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड था कि वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले क्या करेंगे, यूएसएसआर को या यूएसएसआर के जो फेडरेशन है उसको छोड़ देंगे, लेकिन वो लोग क्या थे, अभी भी यूएसएसआर के साथ रहने को तैयार थे। In December 1991, under the leadership of Yeltsin, Russia, Ukraine, and Belarus, three major republics of the USSR, declared that the Soviet Union was disbanded. अब दिसंबर 1991 की बात कर रहा है, जब वहाँ पे येल्टसिन की लीडरशिप थी, तो जो थ्री मेजर रिपब्लिक्स हैं, रशिया ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मेजर है, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये तीन जो मेजर रिपब्लिक्स हैं यूएसएसआर की, उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया कि जो सोवियत यूनियन है वो डिसबैंड हो गया है या खत्म हो गया है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वॉज बैंड। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहां पे सोवियत यूनियन की, वो भी बैन कर दी गई थी। ठीक है, अब डिसइंटीग्रेशन हो गया, यूएसएसआर ही नहीं रहा। ठीक है, तो अब उसके बाद उसकी लेगेसी कौन होल्ड करता है, रशिया। मतलब यूएसएसआर के बाद उसकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीट होती है, उसके जो कमिटमेंट्स, जो प्रोमिसेस होते हैं, जो ट्रीटीज होती हैं, उनको कौन हैंडल करता है, रशिया। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वॉज अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। कह रहा है कि अब तो कम्युनिज्म की बात, अब कम्युनिज्म चूंकि क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, लगभग पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी रशिया कहीं ना कहीं क्या करता है, उस चीज को, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, तो पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं। पर जो कुछ रिपब्लिक्स उससे अलग हो गई यूएसएसआर से, अब उनके लिए क्या था, क्योंकि बाकी वर्ल्ड किस चीज को फॉलो कर रहा था, कैपिटलिज्म को, और कैपिटलिज्म फॉलो करके यूएस क्या कर रहा था, डेवलप कर रहा था। तो वो सारी चीजें देखकर क्या हुआ, लोग कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और धीरे धीरे कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगे। तो अब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद हम देखेंगे कि सीआईएस फॉर्म किया गया, द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसको हम सीआईएस कह रहे हैं, केम एज अ सरप्राइज टू द अदर रिपब्लिक्स, स्पेशली टू द सेंट्रल एशियन वंस। अच्छा, 1991 में जैसे हमने पढ़ा, दिसंबर 1991 में क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, और यहीं पे क्या होता है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, क्योंकि एक पोल जिसको हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है। उसके जो तीन मेजर रिपब्लिक्स हैं, यूक्रेन, बेलारूस एंड रशिया, दे डिक्लेयर्ड दैट यूएसएसआर वाज डिसबैंडेड। ठीक है, आज के बाद यूएसएसआर जो है वो क्या है, जो एज ए यूनियन काम कर रहा था, वो अब डिसइंटीग्रेट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब सिर्फ एक पोल बचा हुआ है जो कि यूएस है। ठीक, और उसकी जो आइडियोलॉजी है वो मेजर आइडियोलॉजी है, जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं। क्योंकि अब कम्युनिज्म क्या हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है, पूरी तरह नहीं पर लगभग खत्म हो चुका है। अब हम धीरे धीरे पूरा जो वर्ल्ड है वो किस तरफ मूव करने वाला है, जो एक बची हुई आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म, उसकी तरफ। ठीक है, और उसके लिए हमको उस तरफ ट्रांसफॉर्म होने के लिए बहुत एक लंबा प्रोसेस है, वो आगे के टॉपिक में देखने वाले हैं। अभी इसका लास्ट पैराग्राफ देखते हैं, सीआईएस क्या है। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात कर रहा है कि फॉर्म किया गया ये यूक्रेन और बेलारूस जैसे रिपब्लिक्स के द्वारा। चूंकि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है ना, तो उसके डिसइंटीग्रेशन का जो डिक्लेरेशन है उसके साथ साथ वो लोग एक और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, जिसको सीआईएस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यूएसएसआर क्या होता है, एक बहुत स्ट्रिक्ट और एक बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत टाइट एक ग्रुप होता है, जिसमें जो रीजंस हैं वो अपनी फ्रीडम से या खुद की मर्जी से काम नहीं कर पाते हैं। तो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है उसके बाद वो एक लूज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसको सीआईएस कहते हैं। ठीक, ये किसके लिए सरप्राइज होता है, सेंट्रल एशियन, जैसे हमने पढ़ा, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहती थी यूएसएसआर से। ठीक है, तो उनको छोड़ के जब सीआईएस फॉर्म होता है तो बेलारूस और यूक्रेन क्या करते हैं, सीआईएस फॉर्म करते हैं, और ये उन लोगों को बताया भी नहीं जाता है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए क्या होता है, एक सरप्राइज होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं इस बात पे। ठीक, क्योंकि वो भी कभी क्या रहे हैं, जो भी यूएसएसआर का एक हिस्सा रहे हैं, और जब यूएसएसआर के इंटीग्रेशन के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसमें उनको मेंबर नहीं बनाया जाता, या उनके लिए सरप्राइज वाली बात हो जाती है, उनको कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन नहीं होती है। द एक्सक्लूजन ऑफ रिपब्लिक्स वाज एन इशू दैट वाज क्विकली सॉल्व्ड बाय मेकिंग देम फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द सीआईएस। रशिया वाज नाउ एक्सेप्टेड एज सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल। कह रहे कि अब जो ये इशू था कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स
की नाराजगी जो थी कि उन्होंने मतलब सीआईएस के लिए उनसे नहीं पूछा गया, नहीं कोई बातचीत नहीं की गई, उनसे कोई ओपिनियन नहीं लिया गया, इसको इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, उनको फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया जाता है। ठीक है, जब ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को हम जोन ऑफ कंपटीशन भी कहते हैं, वो आगे वाले टॉपिक में देखेंगे कि क्यों इतने ज्यादा इनरिच्ड हैं वो। ठीक है, वो जो उनकी एक नाराजगी है उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, इसके लिए उनको क्या किया जाता है, सीआईएस का जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के तुरंत बाद, उसका उनको फाउंडिंग मेंबर बना दिया जाता है। ठीक है, अब रशिया सॉरी यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका है, उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद सारे रिपब्लिक्स फ्रीली अपने अपने रीजन के लिए काम कर रहे हैं, कोई नेग्लेक्ट उनको नहीं देखना पड़ेगा, और क्या करेंगे, अपनी मर्जी से सोवरेन रिपब्लिक की तरह काम करेंगे। यूएसएसआर की जो लेगेसी है अब वो रशिया हैंडल कर रहा है, और जो भी मैंने बताया अभी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीट है यूएसएसआर की, वो कौन हैंडल करेगा, कौन किसको मिलेगा, वो इनहेरिट करेगा रशिया। और वो क्या कर रहा है, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रिटीज हैं या कमिटमेंट्स हैं जो सोवियत यूनियन ने की थी, उसको कौन निभाएगा, रशिया। ठीक, इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं अभी भी वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को छोड़ने को तैयार नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म में अभी भी क्या कर रहा है, रन कर रहा है खुद को। इट टुक ओवर एज the only nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US. The old Soviet Union was thus dead and buried. अब कह रहा है कि उसकी जो सारी कमिटमेंट्स है, सारी डील्स है, प्रोमिसेस है, वो रशिया खुद हैंडल करने वाला है। और ये कह रहा है कि ये सिंगल सोवियत ऐसा कह रहा है कि पोस्ट सोवियत का ये एकमात्र हिस्सा है जो क्या है, न्यूक्लियर स्टेट है। ठीक है, कुछ डिसआर्मामेंट मेजर्स की बात करें, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में हम पढ़ेंगे जब सिक्योरिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बस इतना जान लीजिए कि डिसआर्मामेंट एक काइंड ऑफ ट्रीटी है जो नेशंस के बीच में साइन होती है। किसी भी एक डिसआर्मामेंट मतलब होता है कि वो ट्रीटी साइन होती है नेशंस के बीच में कि कोई एक पर्टिकुलर आर्म या वेपन को वो क्या करने वाले हैं, पूरी तरीके से खत्म कर देने वाले हैं। ठीक है, जैसे CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, इनमें क्या होता है कि जैसे जब CWC साइन हुआ तो सारे नेशंस ने, जितने भी उसके मेंबर्स थे, उन लोगों ने ये साइन किया कि हम केमिकल वेपन्स को क्या करेंगे, पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो उसको डिसआर्मामेंट कहते हैं, किसी आर्म या किसी वेपन को पूरी तरीके से खत्म कर देना। ठीक, तो कह रहा है कि द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज दस डेड एंड बरीड, मतलब जब ओल्ड सोवियत यूनियन था उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ठीक, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट, और भी तो रीजंस होंगे। जैसे अभी तक हमने एक रीजन पढ़ा, एक दो रीजन हमने देखा, गोरबाचेव के रिफॉर्म्स, लोगों की जो फ्रीडम की इच्छा थी, डिजायर ऑफ फ्रीडम, या फिर जो रशियन डोमिनेंस है, वो भी कहीं ना कहीं एक रीजन रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी जो भी रीजंस हैं डिसइंटीग्रेशन